परम सनी। ये तो दास से भाव का भक्ति जिसको हमें पढ़ाया जाता रहा, पढ़े जाते रहे, आप लोग पढ़ते रहे कि दास भाव का भक्ति, इतना ओज की पंक्ति मुझे नहीं लगता किसी और कोई कह सकता है। कहता आपका करीब का, आपका संबंधी, आपका प्रेमी, आपका पुत्र, पिता, कुछ भी हो, और उदाहरण दे करके कहते हैं, तर्क के साथ कहते हैं। तो मैंने इसलिए मैंने कहा कि स्वाधीनता की हमारी जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, हम कहते हैं कि भारत 1000 वर्ष गुलाम रहा, आंदोलन हमारा 1857 से शुरू हुआ। इस विडंबना को, इस असंगति को दूर कर लेंगे तो हम स्वाधीनता की अपनी चेतना में एक अनवरतता, एक निरंतरता, एक लगातार जो हमारे भीतर स्वातंत्र की चेतना, जिसके कारण हम कहते हैं कि भारत कभी वो हस्ती है जो मिट नहीं सकती, जो कभी भी वो है, वो निरंतरता, जिसके कारण भारत राजनीतिक रूप से गुलाम हुआ, लेकिन सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से अफगानिस्तान तक धर्म परिवर्तन होते गए, इस्लामिक राष्ट्र बनते गए। सिकंदर भी आया। मैं तो सिकंदर से शुरू करता हूँ। कहते हैं अभी पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था कि सिकंदर ने कहा यहाँ तक आए, हमने कह दिया वो बचपन में हो गया, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, उसके आगे क्यों नहीं बढ़ा भाई, क्यों नहीं बढ़ा? कह दिया कि बहुत लड़ चुका था। ये क्या तर्क लगता है? अजीबोगरीब तर्क है इतिहास में। एक छोटी सी बात कहते थे, आपको मैं सौंपूंगा। अशोक के बारे में कहा गया 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की डेथ होती है, और 269 ईसा पूर्व में अशोक ने राज्य ग्रहण किया। और इतिहास में क्या लिखा जाता है? इन 3 वर्षों के बारे में इतिहास मौन है। और मौन के बाद क्या कहते हैं कि ऐसा लगता है उसमें इन 3 सालों में वो 100 अपने भाइयों का हत्या करके इस गद्दी में बैठा। इतिहास मौन है, कोई स्रोत नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। कौन से इतिहासकार ने कहाँ से अनुमान लगा लिया? सिर्फ इसलिए क्योंकि औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों को मारा था, उसके लिए बैलेंस करना है अशोक को, क्योंकि अशोक चक्र था यहाँ पर। अशोक हमारे लिए सबसे बड़ा साम्राज्य था। अशोक वो था जिसका हृदय परिवर्तन हुआ था, अगर हम माने वास्तव में तो। किसका हृदय परिवर्तन हुआ? शीश काट करके, दीवार में चिढ़वा करके नहीं हुआ। इसलिए हम अपनी स्वाधीनता की उस चेतना को, हम जब से गुलाम हुए तब से निरंतर हम स्वाधीनता अपनी, हमारे भीतर जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तेज था, उस तेज को हमने कभी क्षीण नहीं होने दिया। राजनीतिक रूप से हो सकता है कि सिंहासन पर आकर के बैठे हों लोग, लेकिन हमें वास्तव में कभी पराधीन नहीं कर पाए। ये सत्य है। मैं यहाँ तक बात करना चाहता हूँ। शुक्रिया सर। आप दोनों के इस संदर्भ से कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि दृष्टि साफ हुई होगी। अगर हम वर्तमान की बात करें तो आज भी हमें यही पढ़ाया जाता है कि अकबर महान था, अकबर द ग्रेट। तो वो कोर्स कंटेंट का भी सवाल है कि उस पर कमेटियाँ क्यों नहीं बिठाएंगे, ये एक अलग बिंदु हो जाएगा। मैं चंदन जी से जानना चाहूँगी कि जब हम हिंदी प्रदेशेतर की बात करते हैं, हिंदी प्रदेशेतर में जब हिंदी का एक उत्थान आता है, तो हिंदी में सबसे ज़्यादा दूसरे प्रदेश के लोगों ने आकर के अवदान दिया। वो स्वतंत्रता चेतना में किस तरह रूप में हिंदी को प्रस्तुत किया। ये 1918 की बात है, इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन की। और उसके बाद जैसा आमतौर पर होता है कि भाषण दिया और भूल गए, ऐसा नहीं किया उन्होंने अपने बेटे को, देवदास गांधी को, मद्रास, जो तत्कालीन मद्रास था जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। आप सोचिए कि देश का सर्वोच्च नेता, उसका क्या मानस था कि उसको लगा कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा भाषा है, और उसने अपने बेटे को कहा कि तुम जाओ राजगोपालाचार्य जी के घर और भाषा का, हिंदी का प्रचार प्रसार करो। तो यहाँ से मैं समझता हूँ कि जो एक भाषा वास्तव में जन जन में थी ही, जिसको उन्होंने पकड़ा। जब हम चारों देश के चारों भागों में हम धाम की बात करते हैं और सांस्कृतिक ऐक्य की बात करते हैं, तो भाषा तो उस रूप में हमारे पास थी ही, परंतु गांधी जी के कारण से वो एक राष्ट्रभाषा की संकल्पना वो प्रस्तुत कर पाए। और आज़ादी का जब भी आप इतिहास देखेंगे, बड़ा सुंदर युवराज जी ने कहा कि कोई नारा देख लीजिए, कोई नारा उठा लीजिए, कोई गीत उठा लीजिए, कोई रैलियां उठा लीजिए, तो आप ये पाएंगे कि मतलब कोई अपवाद भी नहीं है। मैं थोड़े दिन पहले एक वर्धा राजभाषा समिति के कार्यक्रम का शायद 75 वर्ष हुए थे, उसमें उस समय सुषमा जी थी, उस कार्यक्रम का संचालन कर रहा था। तो उसमें एक चित्र दिखाया गया
शायद वो 1935 का चित्र था जिसमें महात्मा गांधी वर्धा के अंदर, और हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन है, महात्मा गांधी थे, जिसमें नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस थे, जिसमें राजेंद्र प्रसाद थे, जिसमें मौलाना आजाद थे। मतलब भाषा का प्रश्न कोई ऐसा ही प्रश्न नहीं है। आज विश्वास भी नहीं होता है कि देश के इतने महत्वपूर्ण लोग किसी ऐसे प्रश्न के ऊपर इकट्ठे बैठे। और जब हम कहते भी हैं, जैसे आज आपने कहा अभी भाषा के लिए, तो कई बार तो मैं ये सोचता हूँ कि हम ये कहते हैं कि दुनिया के 16 सबसे ज्यादा प्रगतिशील, सबसे ज्यादा आधुनिक, 20 में से 16 देश ऐसे हैं जिनकी भाषा, खास तौर से पढ़ाने की भाषा जो है वो अंग्रेजी नहीं है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो जागरण वाले हैं, अनंत जी हैं, इन्होंने कुछ हिंदी वालों को बुला लिया होगा, वो अपनी बातें करते रहते हैं। फिर हमें बताना पड़ता है कि नहीं भैया, हम स्वीडन की बात कर रहे हैं, नहीं हम दक्षिण कोरिया की बात कर रहे हैं, जापान की बात कर रहे हैं, चीन की बात कर रहे हैं, रूस की बात कर रहे हैं, जर्मनी की बात कर रहे हैं, फ्रांस की बात कर रहे हैं। पीपल डोंट बिलीव। हमें लगता ही नहीं कि ये लगता है कि तो इंडिस्पेंसिबल है, अनिवार्य है। अंग्रेजी हमें एक जरूरत नहीं है, अंग्रेजी तो हमारी नियति है और उसको हम स्वीकार कर चुके। ऐसे में 74 वर्ष बाद, आजादी के 75 वर्ष बाद, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि हमारे देश की जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं, उनकी जो पढ़ाई है वो अपनी भाषाओं के माध्यम से। और उन्होंने केवल घोषणा नहीं की, आज भी मैं लंच पर जो है वो AICT के जो चेयरमैन है उन्हीं के घर पर था, 14 विश्वविद्यालयों में वो पढ़ाई प्रारंभ हो गई। और उन्होंने घोषणा की है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल जो है वो अपनी भाषाओं में हो सके। आप सोचिए कि 75 साल हमको इस बात की इंतजार करनी पड़ती है कि अपनी भाषा में हम इंजीनियरिंग पढ़ सके, मेडिकल पढ़ सके। तो इस भाषा का जो विस्तार है वो अनंत हो सकता है। परंतु मुझे दिनकर जी की एक उक्ति याद आती है। दिनकर जी कहा करते थे कि कोई भाषा उतनी शिखर पर जा सकती है जैसी उसकी जीनियस, जैसी उसकी मेधा। और अगर हम सबकी मेधा इस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, पढ़ाई की भाषा बनाने के लिए, पढ़ाई का माध्यम बनाने के लिए, देश को एक सूत्र में जोड़ने के लिए अगर उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से यह उस दिशा में जाएगी। प्रश्न और उससे जुड़े हुए आयाम बहुत हैं, परंतु मैं समझता हूँ कि अभी इसीलिए जब हम बात करते हैं, हमें बार बार हिंदी दिवस मनाने की जरूरत पड़ती है, राजभाषा को पुनर्स्थापित करने की बात जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम कहीं अपनी ही भाषा को सीखने के लिए, अपनी ही भाषा को जानने के लिए कक्षाएं बनाएं, कार्यशालाएं कराएं और लोगों को जोड़ें, उन्हें प्रोत्साहित कराएं। और ये भी कितनी अजीब सी बात नहीं है कि हम अगर कोई रूल तोड़ता है, लाल बत्ती क्रॉस कर जाता है तो उसके ऊपर 1000 का चालान कर देते हैं, लेकिन अगर कोई भाषा की दीवार को क्रॉस करता है तो उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का दंड का प्रावधान नहीं। वहाँ हम बड़े उदार मना हो जाते हैं, उदारवादी होकर के हम सोचने लग जाते हैं कि हमें प्रेरणा और प्रोत्साहन से ही आगे बढ़ाना है। हमारे देश में या एक ऐसा वर्ग है, हर जगह ऐसा होता है कि जो भाई बिन होए न प्रीति पर विश्वास करता है, तो उसके लिए भय की भी ज़रूरत है। अब हमें कह देते हैं आप, क्योंकि मैं राजभाषा के क्षेत्र में ही काम करती हूँ तो मैं इस बात को अक्सर महसूस करती हूँ। अनिल जी भी उसी क्षेत्र से हैं और आप भी खुद हिंदी भाषा से जुड़े हुए हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में तलवार तो नहीं दी लेकिन मोर्चे पर भेज दिया। लेकिन क्या भाषा के प्रति भी इस तरह की निरपेक्षता गवारा कर सकते हैं हम लोग? आज जो बात हो रही है कि हम सभी बोली भाषाओं को दर्जा देंगे, पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छी बात है। उसमें हमारे समझने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। लेकिन क्या हिंदी की क्षमता को उसका पूरा आकाश मिलेगा? जो उसकी उर्वरता है, क्या हम उसको कहीं बाधित नहीं कर रहे? क्या हम एक बड़े से वटवृक्ष को छोटा बॉन्साई बना करके नहीं रख रहे? इस तरह के कुछ सवाल मेरे मन में अक्सर आते हैं। इसलिए नहीं कि मुझे दूसरी भाषाओं से प्रेम नहीं है, इसलिए भी नहीं कि मैं हिंदी के प्रति बहुत जुड़ी हुई हूँ या बहुत उसके प्रति एक पक्षपात रखती हूँ, बल्कि इसलिए कि हर देश की अपनी एक भाषा जरूर होनी चाहिए। और वो एक भाषा कौन सी होनी चाहिए, ये प्रश्न हमें बार बार कहीं कहीं विरोधों में लेकर चलता है। अनिल जी, आपने प्रवासी साहित्य पर भी काम किया है, आपने बहुत भाषाओं को लेकर आप लगातार संगोष्ठियां करते हैं। आपकी राय इस विषय में हमारा सदन जानना चाहिए। धन्यवाद। अलका जी जैसा संचालक किसी
कार्यक्रम में हो तो लगता है कि उन्हीं को सुनते रहें। हम सब लोगों के बोलने की क्या आवश्यकता है। बहुत अच्छा बोलती है और समझती और अभिव्यक्त करती हैं। युवराज मलिक जी जो देश की जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक प्रकाशन की संस्था है उसका काम देख रहे हैं और बड़े ही निपुणता के साथ देख रहे हैं। मेरे सामने बैठे हुए जागरण के संपादन समूह से जुड़े हुए श्री अनंत विजय जी, श्री विष्णु प्रकाश जी और सभी साथी, और जो तमाम हो सकता है, स्वीडन हो सकता है, उसमें बड़ी सरलता के साथ किसी सवाल का जवाब दिया जा सकता है। पर हमारे यहाँ सवाल जो है उसको काफ़ी सोच समझ पूछ कर ही हम उस सवाल को, उस प्रश्न को समझ सकते हैं। भाषा की जहाँ तक प्रतिबद्धता की बात है, समर्पण की बात है, वो तो जैसा अलका जी ने कहा कि उसका कोई दोहराए नहीं हो सकती कि अपनी भाषा के प्रति जिस प्रतिबद्धता, जिस समर्पण की अपेक्षा थी हमारे, वो शायद हम लोग उस पर आगे नहीं चल पाए। और मैं उस विषय को, चूंकि उन्होंने राष्ट्र का भी बात की, तो राजभाषा से आगे जाकर उन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की बात की। तो एक राष्ट्रभाषा के रूप में जो हिंदी है, वो अगर हम पिछली शताब्दी की बात करें तो 1918 में इंदौर में साहित्य सम्मेलन हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने भाषण दिया। आप सबको ध्यान होगा कि जो कांग्रेस भी थी वो एक इलीट लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, इस तरह के जो लोग थे जो कि अपनी बात रखते थे, भारत के प्रश्नों के बारे में विचार करते थे, परंतु ये जनमानस को हम उससे शायद नहीं जोड़ पाए थे। और गांधी जी को ऐसा लगा कि अगर हम दलितों की बात करनी है, अगर हमें मजदूरों की बात करनी है, हमें किसानों की बात करनी है, अगर हमें जन जन को जोड़ना है, तो उसका माध्यम अपनी एक ही भाषा हो सकती है। और उन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की संकल्पना की। मैं नहीं जानता कि वो 20-30 करोड़ हिंदी भाषी लोग जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया था, वो कितना उस भाषण को समझ पाए होंगे। शायद वो एक पर्टिकुलर क्लास के लोगों के लिए रहा होगा या इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए रहा होगा। मैं पॉजिटिव रखना चाहूँगा कि हो सकता है पूरी दुनिया के लिए वो भाषण लिखा गया। वापस मैं मुद्दे के बीच में आऊँगा। प्रेमचंद का आप उदाहरण उठा लीजिए। मूलतः उर्दू में लिखते थे, आज़ादी का आंदोलन ने उनको उर्दू से छोड़ के हिंदी पे लेके आया। ये है भाषा की ताकत। और इसका कारण ये है कि स्वाधीनता का जो हमारा जो रिजोल्यूशन था, हमारी जो प्रेरणा थी कि आज़ाद होना है, उसमें भाषा की अभिव्यक्ति को प्रेमचंद ने अपनी भाषा छोड़ के अपना लेखन बदला। और ऐसा कोई फ्रीडम मूवमेंट नहीं, ऐसा आज़ादी का कोई आंदोलन नहीं जिसके साथ हिंदी का कोई नारा ना जुड़ा हो। ऐसा कोई देश का क्षेत्र नहीं। हमारा राष्ट्रीय गान देखिए, बंगला में लिखा गया लेकिन हमने अडॉप्ट इधर किया। बंकिम चंद्र चटर्जी मूलतः किस भाषा में लिखते थे? सुब्रमण्यम स्वामी भारती किस भाषा में लिखते थे? बात यह है, हिंदी भारत माता के माथे की बिंदी है। आपको समझना पड़ेगा। अगर भारत माँ के स्वरूप में आप विश्वास रखते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति में रखते हैं, तो आपको अपने विचार ओरिजिनल लैंग्वेज में ही प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। उसके लिए पीढ़ी को समझना होगा कि आपके ओरिजिनल थॉट लीडर तभी बनेंगे जब थॉट्स ओरिजिनल आएंगे पूरे तरीके से, तब आप अभिव्यक्त कर पाएंगे। और तब आप अभिव्यक्त कर पाएंगे तभी आपका राष्ट्रीय चरित्र बनेगा। जब राष्ट्रीय चरित्र बनेगा तभी आपका राष्ट्रीय विचार बनेंगे। जब राष्ट्रीय विचार होगा तभी एक राष्ट्रीय सोच पैदा होगी। और वहीं एक देश से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया का शुरुआत होती है। देश ज्योग्राफिकल बाउंड्री होता है, राष्ट्र के अंदर आत्मीयता और भावनात्मक जुड़ाव होता है। मुझे लगता है कि हिंदी वो एक ऐसा बॉन्ड है, ऐसा ग्लू है, गोंद है, जिससे ये पूरी राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना का एक सूत्र का काम, एक है सूत्र सकलम, ये हिंदी के लिए लागू प्रकार की उन्नति करो जिसमें तुम्हारी भलाई हो, वैसी ही किताबें पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा पर भरोसा मत रखो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। यह चेतना क्या है? और यह चेतना आपको एक आत्मचिंतन का भाव देती है।
इसीलिए आप देखेंगे कि हिंदी की पूरी परंपरा में विसंवादी स्वरों को भी उतना ही स्थान दिया गया जितने संवादी स्वरों को स्थान दिया गया है। और ऐसा इस देश में विभिन्न भाषाभाषी साहित्य में हुआ होगा। मेरी जानकारी मेरी बुद्धि के अनुसार असमिया की है और कुछ जानकारी आदि और निशी भाषाओं की है। मैं कह सकता हूं कि असमिया में और आदि और निशी में, आदि और निशी अरुणाचल में वहाँ के वनवासी समुदायों के बीच बोली जाती है। अगर निशी को आपको समझना हो तो अपने किरण रिजिजू साहब की रिश्तेदारी निशियों में है, तो वो निशी भाषा के लोग हैं। वो अपने तो शहर दुक्किन है पर वो निशी में है। तो आदि और निशी में इस किस्म की चेतना रही है। और वो चेतना क्या है कि देश हमारा है, हमारी भाषा में चलेगा। और भारतेंदु इस बात को कहते भी हैं। देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, हिंदी में नवजागरण की शुरुआत 2 वाक्यों से होती है और दोनों ही भारतेंदु के पत्रिकाओं के ध्येय वाक्य हैं। जैसे दैनिक जागरण का एक ध्येय वाक्य होगा, वैसे ही भारतेंदु के हो ही मनुष्य ही क्यों भये हम गुलाम वे भूप, आदमी तुम भी आदमी हम भी, तुम राजा और गुलाम नहीं चलेगा। और नारी नरसम होई, स्त्री पुरुष की बराबर होगी। यह 2 वाक्य हिंदी नवजागरण में हिंदी की स्वतंत्र चेतना के साथ बराबरी की ये 2 बिंदु जुड़े हुए हैं। चेतना नहीं रही होगी, निश्चित रूप से नहीं। सिर्फ 200 वर्ष का नहीं था, 1857 में सिर्फ वो देसी राजाओं का अपने उत्तराधिकारी, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए नहीं था। वो निरंतरता, उस स्वाधीनता की चेतना की एक निरंतरता थी जो 1857 में इस रूप में हुई। अगर आप देखेंगे तो आप लगातार देखेंगे, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी हों, चाहे महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी हों, चाहे महाराणा प्रताप हों, बाद में लंबी चौड़ी लिस्ट दिखाई देती है, लेकिन कहीं भी आप उस निरंतरता में कहीं भी एक तरीके से कहीं भी उसमें गैप, अंतराल नहीं देखेंगे। इसकी चेतना जगाई, उसको हम शुरू करें बहुत पहले से, उसको हम भक्तिकाल से शुरू करें। और भक्तिकाल की उस निरंतरता में निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे भारतेंदु के समय तक निरंतर रूप से और भारतेंदु के पश्चात भी भक्तिकाव्य रचा जाता रहा। भक्ति का मतलब सिर्फ वो नहीं है, उस ईश्वर के प्रति समर्पण ही नहीं है। भक्ति का मतलब है अपने भीतर उस आत्मबल का संचार कर लेना, जिसमें वह किसी के भी सामने कहता है कि आप जो हैं, मेरे और आपके बीच में कोई फर्क नहीं है। आप उस सिंहासन पर बैठे होंगे, मैं बाहर दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, लेकिन उस जीव के रूप में हम दोनों एक हैं। ये जो एकता का भाव है, ये जो स्वाधीनता का भाव है, ये जो किसी भी अन्याय के खिलाफ प्रतिकार करने का जो भाव है, वो भक्ति का भाव देता है, भक्ति का भाव देता है। आप देखें, कहीं से भी देखें, अगर मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ तो आप मुझे रोक दीजिएगा। उसमें थोड़ा सा और जो भाषा को लेकर के शायद समूचे विश्व में सबसे बड़ा आंदोलन रहा होगा, उसको लेकर के पूरी दुनिया में विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। मेरी एक दिक्कत थोड़ी सी और है। मेरी दिक्कत ये है, और आप लोग सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं, और असहमत होना भी उतना ही अभिनंदनीय है। हम गुलामी कब से माने? क्या पलासी की लड़ाई के पहले हम स्वतंत्र थे? क्या स्वतंत्र देश था क्या? अगर हमारे दिमाग से वो जाले हट जाएं तो 1193 का जो युद्ध है, तराइन के युद्ध हुए पृथ्वीराज चौहान के पश्चात, हम अगर उसको भी अपनी स्वाधीनता मानते हैं तो मुझे लगता है कि स्वाधीनता मानते रहें। फिर गुरु तेग बहादुर जी का उतारा गया गुरुद्वारा शीशगंज है, उसका हम क्या करें? गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादों को जिंदा जो जमीन दीवार में चिनवाया गया, उसको हम स्वाधीनता माने क्या? और इस संदर्भ में मुझे समूचा भक्ति आंदोलन जो है वो स्वाधीनता की चेतना से ओतप्रोत लगता है। जो लोग ये भ्रम में रहते हैं
कि ये कीर्तनीय भक्त कवि थे, कीर्तन करते थे, भगवान का नाम लेते थे, सिर्फ इतना करते थे। शायद उनको उस समूचे भक्ति काव्य का एक नया पाठ करने की जरूरत है। भक्त कवि कहता है, संतन को कहा सीख ली सो काम। उसके बाद के कवियों का क्या हाल रहा, तब तक तो शायद आदत पड़ गई होगी। 1757 तक तो शायद कवियों को दरबार में जी हजूरी की आदत पड़ गई थी। लेकिन जो स्वातंत्र की चेतना जो आज अफगानिस्तान के लोगों में दिखाई दे रही है, निकल पड़ रही है घर से बाहर, सामने बंदूकें हैं, तोप है, AK-47 है, राइफलें हैं, टैंक्स हैं और निहायत बर्बरता है। लेकिन वो जो स्वातंत्र की चेतना 2001 के पश्चात की जो पीढ़ी है उसके भीतर जो जन्मी है, जो उम्मीद जगी कि नहीं, वो जो संघर्ष की चेतना है, जो स्वातंत्र की चेतना है, स्वतंत्र होने की जो चेतना है, वो उस समूचे भक्ति काव्य में दिखाई देती है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर हमारा सही मायने में देखा जाए तो हिंदी साहित्य, अगर पहले तो कभी शायद चंदन जी पढ़ाया जाता था, अब तो शायद आप लोग और मैं भी उसमें कि भक्ति काव्य हिंदी का स्वर्ण युग था, अब तो शायद स्वर्ण युग की बात नहीं होती, उसको ये कह करके शायद नकार दिया गया है कि सोने चांदी के चक्कर में हम नहीं पढ़ते। पहले गुप्त काल इतिहास का स्वर्ण काल होता था, हिंदी साहित्य का भक्ति काव्य स्वर्ण युग होता था। अब तो शायद कह दिया गया कि स्वर्ण युग शायद कोई है ही नहीं। सामने आती है। इसके अवान्तर और अन्य प्रसंगों पर मैं अन्य बिंदुओं पर जब बातचीत होगी तो मैं आपके सामने पुनः रखूंगा। आदरणीय अवधि। तो अन्य भारतीय भाषाओं के साथ उसको प्रतिपक्ष में खड़ा करने की कोशिश न करें। दूसरा, हिंदी के प्रश्न पर जब भी आप बातचीत करें तो सत्ता बनाम समाज केंद्रीयता में बातचीत करें, और हिंदी पर जब भी आप बातचीत करें तो इस रूप में बातचीत करें कि देश के राग को, देश के रंग को, देश के मन को एक ऐसी भाषा में बोलने की बात है। चाहे वो भारतेंदु मंडल के अधिकांश रचनाकार हूं, वो गुरु का तवारू मंगरू नहीं थे, वो सब के सब सेठ और रजवाड़ों की दूसरी पीढ़ी थी। आप इसको एक चीज के रूप में पढ़ें, सत्ता बनाम समाज। सत्ता की भाषा मुगलिया सल्तनत में फारसी हो सकती थी, अंग्रेजी सल्तनत में अंग्रेजी हो सकती थी, या उर्दू का वर्चस्व रहा। हमारे यहाँ लैंड डॉक्यूमेंट हैं, जो भूमि के दस्तावेज हैं, वो कैथी में लिखे जाते थे, पर हिंदी भारतीय समाज का संवाद माध्यम बनकर आई थी। हिंदी भाषा की समाज केंद्रीयता से विकसित होती है। इसलिए आप देखेंगे कि हिंदी को लेकर जितनी संस्थाएं हैं वो सब के सब समाज केंद्रीयता की संस्थाएं हैं। ये अलग बात है कि देश की आजादी के बाद जिन संस्थाओं को समाज की केंद्रीयता में बनाया गया हिंदी प्रचार के लिए, वो सब के सब सत्ता की केंद्रीयता की संस्थाएं बन गई हैं, वो अनुदान प्रेरित संस्थाएं बन गई। मैं जब आपसे यह निवेदन कर रहा हूं सुनीता जी के प्रश्न पर, सुनीता जी नाम है, सुनीता जी के प्रश्न पर, तो मेरा निवेदन यह है कि 1757 से लेकर 1857 तक की हिंदी को भारतीय समाज की समाज केंद्रीयता और समाज भाषा केंद्रीयता के रूप में देखा जाए। दूसरा, सत्ता का प्रश्न और समाज का प्रश्न। स्वाधीनता किसकी? स्वाधीनता हिंदी समाज की। मोहनदास करमचंद गांधी गुजराती बोलते, काठियावाड़ी थे। पटेल गुजराती मातृभाषा थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे पहले आप दोनों से यही करना चाहूंगी कि जब हम हिंदी की बात करते हैं और आज़ादी की बात करते हैं, तो आज़ादी के समय के 1700 से लेकर के 1857 तक के हिंदी को आप लोग कैसे देखते हैं, इस पर आप दोनों के मैं विचार आमंत्रित करती हूँ।
मुझे लगता है कि आप दोनों में से कोई भी बोलेगा तो वो पहली शुरुआत होगी। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं दैनिक जागरण को इस बात के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उन्होंने इस विषय पर बातचीत करने का मौका दिया। और अपनी एंट्री तो अनंत विजय जी के स्नेह से हो, उनका भी आभार। ये मेरे दोनों तरफ तो जो दोनों विद्वान बैठे हैं, एक से मेरा संबंध शिक्षक और छात्र का रहा है, और दूसरे विदुषी जो हैं उनसे मुझे लगता है कि छात्र का रहा होगा, शिक्षक और छात्रेतर का भी रहा होगा। तो मैं दोनों के बीच में हूँ। हिंदी का प्रश्न भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कैसे देखा जाए, कैसे पढ़ा जाए? भाषा का प्रश्न मात्र संवाद का प्रश्न नहीं है। भाषा का प्रश्न जीने मरने का भी प्रश्न है, और इतिहास ने इस बात को प्रमाणित किया है। बहुत हाल की बात है, भारत का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर और पाकिस्तान का विभाजन हुआ भाषा के आधार पर। इसलिए भाषाई अस्मिता न केवल संवाद, साहित्य और सृजन जैसे विषयों पर चलती है, अपितु जीवन के राग रंग को कैसे अभिव्यक्त किया जाए इस